हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आने वाले यूपी पीजीटी, हरियाणा पीजीटी साइकोलॉजी, यूपी टेट एवं सभी टेट परीक्षाओं के सीडीपी सेक्शन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, किस भाषा से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है? किस भाषा से, किस लैंग्वेज से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है? यूनानी, रोमन, चीनी, स्पेनिश। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। आप नोट कर लेना, साइकी प्लस लोगोस। साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, साइकी प्लस लोगोस से। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके अनुसार मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है? किसने कहा था कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है? मिड, मैकडूगल, फ्राइड या फ्रांसिस गाल्टन? तो फ्रेंड, मनोविज्ञान की यह डेफिनेशन ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया है। मैकडूगल महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यह एक बुक है। इसे किसने लिखा? थॉर्नडाइक तथा वॉटसन ने, गथरी तथा स्किनर ने, विलियम जेम्स ने या कोफका ने? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। विलियम जेम्स महोदय ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम की पुस्तक लिखी। फ्रेंड्स, यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता माने जाते हैं। तो यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, आप याद रखें। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्राइड ने किस कारक पर बल डाला है? फ्राइड महोदय ने, सिगमंड फ्राइड ने आत्म, सामाजिक प्रेरक, संवेग, यौन, इनमें से किस पर बल डाला है? तो फ्रेंड, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी यौन पर उन्होंने ज़्यादा बल डाला है। उन्होंने यौन के बल को लिबिडो कहा है। आप नोट करना, यह भी पूछा जाता है। लिबिडो कॉन्सेप्ट फ्राइड महोदय ने किया है। और फ्रेंड, जैसे आप जानते भी होंगे कि फ्राइड महोदय ने अचेतन पर भी बहुत अधिक बल दिया है, अनकॉन्शियस पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, असत्य युग्म कौन सा है? फेकनर मनोभौतिकी, मैकडूगल अजित प्रवृत्ति, फ्राइड लिबिडो और जेम्स चेतना? तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर ए फेकनर मनोभौतिकी। फेकनर महोदय ने मनोभौतिकी के बारे में जानकारी दी थी। फेकनर महोदय को आप नोट करना फादर ऑफ साइकोफिजिक्स भी कहा जाता है। फ्राइड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्राइड महोदय का कॉन्सेप्ट है लिबिडो, तो ये बिल्कुल सही है। और जेम्स महोदय ने चेतना के बारे में बताया था। जेम्स महोदय ने चेतना पे बहुत अधिक बल डाला था। लेकिन फ्रेंड, मैकडूगल उन्होंने अर्जित प्रवृत्ति पे बल नहीं डाला, बल्कि इन्होंने इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति पे बल डाला था। तो ये ऑप्शन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। फेकनर मनोभौतिकी से संबंधित है, फ्राइड लिबिडो से रिलेटेड है और जेम्स चेतना से रिलेटेड है। बट मैकडूगल अर्जित प्रवृत्ति से रिलेटेड नहीं है, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुष व स्त्री में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मेल एंड फीमेल में कितने जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स होते हैं? तो फ्रेंड, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि पुरुष और स्त्री में 23 जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोजोम्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता वो पर्यावरण, दोनों पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड, मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण, यानी कि हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी हेरिडिटी और पर्यावरण मिलके ही हमारा डेवलपमेंट निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का रोल हमारे डेवलपमेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आनुवंशिकता का वास्तविक निर्धारक है, हेरिडिटी का वास्तविक निर्धारक कौन है?
कोशिका, गुणसूत्र, जीन्स या कोशिका तंत्र। तो फ्रेंड, आनुवंशिकता या हेरिडिटी का वास्तविक निर्धारक है ऑप्शन नंबर सी, जीन्स। जीन्स बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कब इस्टेब्लिश की गई थी फ्रेंड? 1879 में, 1889 में, 1879 में, 1920 में या 1890 में? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि साइकोलॉजी की या मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला, वह जर्मनी लिप्जिंग में, आप नोट कर लेना, जर्मनी लिप्जिंग में 1879 में इस्टेब्लिश की गई थी विलियम वुंट महोदय के द्वारा। ये कई बार पूछा जाता है फ्रेंड। 1879 में जर्मनी लिप्जिंग में विलियम वुंट महोदय ने इस्टेब्लिश की थी साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? प्रकारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? चेतना की संरचना है, चेतना का प्रकार है, अचेतन का अध्ययन है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड, प्रकारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु ऑप्शन नंबर बी, चेतना का प्रकार है। प्रकारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेवी तथा एंजल प्रकारवादी स्कूल का विकास करने में अमूल्य योगदान दिया। डेवी तथा एंजल ने किस स्कूल का विकास करने में अमूल्य योगदान दिया? तो फ्रेंड, संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या प्रकारवाद? तो फ्रेंड, डेवी और एंजल महोदय का रोल प्रकारवादी स्कूल के एस्टैब्लिश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गेस्टाल्टवाद किस पर बल देता है? गेस्टाल्टवाद किस पर बल देता है? अंश पर, पूर्ण पर, अंश एवं पूर्ण दोनों पर? ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो फ्रेंड, गेस्टाल्टवाद, जैसे कि आप जानते होंगे कि यह पूर्ण ही, होल पे बल देता है। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि हमें किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से देखना चाहिए, एज अ होल देखना चाहिए, तभी हम उसको समझ पाएंगे। गेस्टाल्टवादियों का परसेप्शन पे बहुत अधिक कार्य है, तो गेस्टाल्टवादियों ने किसी भी चीज़ को एज अ होल, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से देखने पे बल दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और फ्रेंड, एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा, गेस्टाल्टवाद के फादर मैक्स वर्डाइमर हैं। मैक्स वर्डाइमर को गेस्टाल्टवाद का फादर कहा जाता है, कई बार यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एडलर, जुंग, फ्राइड या सार्को द्वारा? तो फ्रेंड, मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिटिक स्कूल की स्थापना सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा की गई थी। सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषणवाद स्कूल की स्थापना की और अचेतन पे बहुत अधिक जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, नव विश्लेषणवाद किस पर बल देता है? तो नव विश्लेषणवाद अतीत की अपेक्षा वर्तमान एवं भविष्य पर बल देता है, काम पर अपेक्षाकृत कम बल देता है, सामाजिक कारकों पर बल देता है या ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी? तो फिर नव विश्लेषणवाद इन तीनों पे बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नव विश्लेषणवादियों जैसे कि जुंग, एडलर, इन सब का मानना था, सुलेमान, इन सब मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि अतीत की अपेक्षा वर्तमान और भविष्य हमारे लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। वह काम पर कम बल देते थे और सोशल फैक्टर पर अधिक बल देते थे। वह सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टरों पर ही बल नहीं देते थे, शारीरिक फैक्टर कारकों पर ही नहीं बल्कि सामाजिक कारकों पर भी बल देते थे। तो इसीलिए नव विश्लेषणवाद उपयुक्त तीनों ऑप्शन पर बल देते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनोविज्ञान की पुरानी विधि कौन सी है? तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि निरीक्षण, साक्षात्कार, मनोविश्लेषणवाद, अंतर्दर्शन, इन चारों में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है फ्रेंड, अंतर्दर्शन। इंट्रोस्पेक्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है जिसमें मनुष्य खुद अपने अंदर की भावनाओं का निरीक्षण करता था, इंट्रोस्पेक्शन करता था। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी विधि पशुओं पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? कौन सी विधि पशुओं पर, एनिमल्स पे हम यूज नहीं कर सकते हैं? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, अंतर्दर्शन या विद्युत उद्दीपकरण?
तो फ्रेंड इन चारों ऑप्शन में हम प्रयोग कर सकते हैं पशुओं पर, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि जानवर अपने अंदर खुद नहीं झांक सकता है, तो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं पशु, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मन अथवा मानसिक प्रक्रियाओं के विकासात्मक सोपानों का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? मन अथवा मानसिक प्रक्रियाओं के विकासात्मक सोपानों का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? मनोभौतिकी विधि द्वारा, मानसिक रसायन विधि द्वारा, आनुवंशिक विधि द्वारा, मनोविश्लेषण विधि द्वारा। तो मन अथवा मानसिक प्रक्रियाओं के विकासात्मक सोपानों का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिक विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस विधि में एक व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है? कौन सी ऐसी विधि है फ्रेंड जिसमें हम प्रयोज्य अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ का डिटेल से अध्ययन करते हैं? प्रयोगात्मक, विकासात्मक, व्यक्ति अध्ययन या अंतर्दर्शन? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते होंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी इसका आंसर है, जिसमें कि सब्जेक्ट के बारे में हम सब कुछ का डिटेल में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन क्या कहा जाता है? नियंत्रित दशाओं में किया गया अध्ययन क्या कहा जाता है? निरीक्षण, अंतर्निरीक्षण, परीक्षण या प्रयोग? तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कंट्रोल कंडीशन में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वह एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट मेथड में ही हम कंडीशंस को कंट्रोल करके नियंत्रित दशाओं में अपना अध्ययन करते हैं, ताकि बाह्य फैक्टर्स का, बाह्य कारकों का प्रभाव ना पड़ सके। तो नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र चर का प्रभाव किस चर पर देखा जाता है? फ्रेंड स्वतंत्र चर का प्रभाव किस चर पर देखा जाता है? स्वतंत्र चर का प्रभाव प्रासंगिक, पानीगत, अप्रासंगिक या परतंत्र? तो स्वतंत्र चर का प्रयोग परतंत्र या आश्रित चर पर देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। स्वतंत्र चर का प्रभाव हम परतंत्र चर पर देखते हैं। इंडिपेंडेंट का डीबी पे क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? प्रयोग एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग हम करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? परिकल्पना, निरीक्षण, प्रायोगिक अभिकल्प या प्रयोग परिचय? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, प्रायोगिक अभिकल्प। फ्रेंड जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले आप जानते ही होंगे कि पहले एक हम प्रॉब्लम लेते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग हम कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को हम क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन या प्रायोगिक अभिकल्प। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में हमें क्या क्या कैसे करना है, उसकी जब हम योजना या रणनीति बनाते हैं उसे प्रायोगिक अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन कहते हैं, और उसी के अनुसार हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धूमपान का स्मृति पर प्रभाव समस्या में स्मृति किस प्रकार का परिवर्त्य है? धूम्रपान का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस समस्या में स्मृति किस प्रकार का परिवर्त या चर है फ्रेंड? अनुक्रिया चर, स्वतंत्र चर, मध्यवर्ती चर या उद्दीपक चर? तो फ्रेंड इस समस्या में कि धूम्रपान का स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह अनुक्रिया चर हुई, क्योंकि हम उस पर इस इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो जानना चाहते हैं, तो यह अनुक्रिया चर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस मापनी से वास्तविक शून्य बिंदु होता है? फ्रेंड जैसा कि आप जानते होंगे कि मनोविज्ञान में 4 तरह की मापनी जनरली यूज होती है, वर्गीकृत या नॉमिनल, क्रमिक या ऑर्डिनल, अंतराल या इंटरवल या अनुपात या रेशियो मेथड। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है फ्रेंड? तो फ्रेंड रेशियो इंटरमेथड में ऑप्शन नंबर डी का सही है। अनुपात मापनी में या रेशियो मापनी में फ्रेंड्स रियल वास्तविक शून्य बिंदु होता है। और फ्रेंड ये जो आप नोट करना है, अनुपात मापनी है, रेशियो मापनी है, इसका यूज ज़्यादातर भौतिक विज्ञान में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में।
हमारे मनोविज्ञान में जो हम जिस स्केल का यूज़ करते हैं उसे इंटरवल या अंतराल मापनी कहते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है, आप नोट करना। मनोविज्ञान में अंतराल मापनी का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वास्तविक शून्य बिंदु इंटरवल मेथड में होता है, जो फिजिक्स वगैरह में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से क्रमिक मापनी का उदाहरण कौन सा है? कौन सा क्रमिक या ऑर्डिनल मापनी का उदाहरण है? वेतन के आधार पर व्यक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करना, रंग के आधार पर व्यक्तियों को काले एवं गोरे में विभक्त करना, निवास के स्थान पर व्यक्तियों को शहरी एवं देहाती समूह में बांटना, घंटा एवं मिनट द्वारा समय मापना। तो फ्रेंड, ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम क्रम में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसा क्रम में रखते हैं। तो वेतन के आधार पर व्यक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करना, जैसा कि आप जानते होंगे, कोई किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं भी कोई जो इंसान काम करते हैं तो किसी का वेतन कम होगा, किसी का उससे ज़्यादा होगा, किसी का सबसे अधिक होगा। तो इसके आधार पर कम से अधिक या अधिक से कम में हम बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है कि वेतन के आधार पर व्यक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करना क्रमिक मापनी या ऑर्डिनल मापनी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? कॉटिन, हैप्लोइड, ऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड, सी इसे आरएनए बोलते हैं और डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स डीएनए के अणुओं से बना होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, आप नोट करना, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुरुष एवं स्त्री कोशिकाओं का संयुक्त परिभाषिक नाम क्या है? तो फ्रेंड, मेल एंड फीमेल कोशिकाओं का संयुक्त परिभाषिक नाम डिम, शुक्राणु, गैमेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन कौन करता है? तो फ्रेंड, कोशिका, गुणसूत्र, जीन्स या पर्यावरण। तो मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जीन्स करते हैं। हमारे जीन ही हमारी क्षमताओं का संवहन करते हैं। माता पिता से उनके संतानों में गुणों का संवहन जो है वो जीन ही करते हैं। तो मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन जीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? मेल में किस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं? फ्रेंड, एक्स प्रकार के, वाई प्रकार के, एक्स एवं वाई प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, पुरुष शुक्राणुओं में ऑप्शन नंबर सी एक्स एवं वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पुरुष शुक्राणुओं में एक्स एवं वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्स प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम क्या होता है? लड़का, ऑप्शन नंबर बी लड़की, सी लड़का और लड़की दोनों, और डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड, एक्स प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्रों का परिणाम ऑप्शन नंबर ए लड़का। एक्स एवं वाई गुणसूत्रों के मिलन से लड़के का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव व्यवहार को परिभाषित करने वाली बाध्य उत्तेजनाओं, शक्तियों, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाध्य उत्तेजनाओं, शक्तियों तथा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है? परिपक्वता, आनुवंशिकता, क्रोमोसोम्स या पर्यावरण। तो फ्रेंड, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाध्य उत्तेजनाओं, शक्तियों एवं परिस्थितियों को ऑप्शन नंबर डी हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट क्या है, इससे हमारा व्यवहार बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो मनोविज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? कौन सी ग्लैंड को, एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? फ्रेंड, थायराइड, पैंक्रियाज, जनन या पिट्यूटरी को। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी का सही है। फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी सभी ग्लैंड पे अपना नियंत्रण रखता है, इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड करते हैं। आप ये नोट करना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि सभी ग्लैंड पर अपना नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स करें।
क्वेश्चन नंबर 32 है, किस ग्रंथि से होने वाले स्राव को पैराथॉर्मोन कहते हैं? किस ग्रंथि से होने वाले स्राव को पैराथॉर्मोन कहते हैं? कौन सी ग्लैंड पैराथॉर्मोन हार्मोन सीक्रेट करती है? एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायरॉयड या थायरॉयड? तो ऑप्शन नंबर सी सही है फ्रेंड इसका, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है फ्रेंड। पैराथॉर्मोन एक हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलती है फ्रेंड। आप नोट करना कि एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है जो हमारे संवेग को, इमोशन को बहुत अधिक कंट्रोल करते हैं, तो ये आप नोट करना। पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और थायराइड से थायराइड हार्मोन निकलता है, लेकिन पैराथायरॉयड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जनन ग्रंथियाँ पुरुषों में किस आंतरिक स्राव को उत्पन्न करती हैं? तो जनन ग्रंथियाँ पुरुषों में एस्ट्रोन, एंड्रोजन, एड्रेनालिन और थायरोक्सिन। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एंड्रोजन। जनन ग्रंथियाँ पुरुषों में किस आंतरिक स्राव को उत्पन्न करती है? तो एंड्रोजन। फ्रेंड जनन ग्रंथियाँ फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलती है, एड्रेनालिन जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, और थायरोक्सिन थायराइड हार्मोन से निकलता है, तो आप नोट करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता, पर्यावरण, सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है उसे परिपक्वता कहते हैं, सॉरी फ्रेंड, मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 35 है, भीड़ में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। भीड़ में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है, यह कथन सत्य है, असत्य है, दोनों है या कोई नहीं? तो फ्रेंड भीड़ में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है, यह बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुषुम्ना कहाँ स्थित है? फ्रेंड सुषुम्ना या स्पाइनल कोड कहाँ है? थैलेमस में, रीढ़ की हड्डी में, हाइपोथैलेमस में या संग्राहक में? तो फ्रेंड सुषुम्ना या स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वक्ष एवं कटी किस तंत्रिका तंत्र से संबंधित है? तो वक्ष एवं कटी किस तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से, या उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो फ्रेंड वक्ष एवं कटी, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। वक्ष एवं कटी अनुकंपी तंत्रिका से हमारे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शंकुओं में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व का क्या नाम है? शंकु या कोन्स में कौन सा रासायनिक तत्व फ्रेंड्स पाया जाता है? जल द्रव, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन या सभी? तो फ्रेंड शंकु या कोन्स में ऑप्शन नंबर सी आयोडोप्सिन पाया जाता है। फ्रेंड हमारे शंकु हमारे आइज में होती है, तो शंकु से हमें कलर्स विजन और लाइट में हम अच्छे से देख सकते हैं, तो इसमें आयोडोप्सिन पाया जाता है। और फ्रेंड हमारे आइज में रोड्स कोन भी पाए जाते हैं, तो रोड्स में रोडोप्सिन पाया जाता है, इसे आप नोट करना। कोन में आयोडोप्सिन और रोड्स में रोडोप्सिन। क्वेश्चन नंबर 39 है, पिना किससे संबंधित है? पिना आँख से, कान से, नाक से, त्वचा से? तो फ्रेंड पिना हमारे नाक में पाया जाता है। पिना हमारे नाक का एक भाग है, सॉरी फ्रेंड कान का। पिना हमारे कान का, ऑप्शन नंबर बी कान का। हाँ फ्रेंड पिना हमारे कान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्वेत पटल के उभरे एवं पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल के उभरे एवं पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स हमारे आँखों में श्वेत पटल पाया जाता है, तो आँखों में श्वेत पटल पाया जाता है, उसके उभरे एवं पारदर्शी भाग को, जैसे कि आप जानते होंगे, कॉर्निया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वप्रथम तंत्रिका आवेग के संवाहन के वेग को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? सबसे पहले तंत्रिका आवेग के संवाहन को
वेग को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? मूलर ने, हेल्महोल्ट्ज ने, वुंड ने, वेबर ने। तो फ्रेंड्स हेल्महोल्ट्ज महोदय ने सबसे पहले तंत्रिका आवेग के वेग को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 42 है, विशिष्ट प्रकार के ऊर्जा के प्रति अनुक्रिया करने के संवेदनशील शरीर के अंगों को किस नाम से जाना जाता है? विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा के प्रति अनुक्रिया करने के संवेदनशील शरीर के अंगों को किस नाम से जानते हैं? तो संग्राहकों के नाम से जानते हैं फ्रेंड। संग्राहक ही हमारे संवेदनशील अंगों से रेस्पॉन्स लेते हैं और इफेक्टर को देते हैं, प्रभावक को। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किससे संबंधित है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम दृष्टि, त्वचा, श्रवण, घ्राण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, घ्राण से। क्वेश्चन नंबर 44 है, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? फिजिकल नीड्स के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद, आकांक्षा या लक्ष्य? तो शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को अंतर्नोद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी क्वेरी प्रॉब्लम्स कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45 है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? जैविक या शारीरिक मतलब फिजिकल नीड से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? गौण या द्वितीय अंतर्नोद, प्राथमिक अंतर्नोद, समाजजन्य प्रेरक, उपयुक्त में से कौन है? तो फ्रेंड जो जैविक या फिजिकल जो हमारी नीड्स होती है उससे जो ड्राइव होते हैं उसे प्राथमिक, वो हमारा प्राथमिक होता है। जैसे कि भूख लगने पे सबसे पहले हमें खाना जरूरी होता है, पानी, प्यास लगने पे पानी, तो ये हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं जो सबसे पहले सेटिस्फाई होनी जरूरी है हमारी। तो जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। तो फ्रेंड ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आने वाली परीक्षाओं में आपको ये बहुत ही लाभदायक होंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।